Hello students, you are most welcome in KIMT YouTube classes and I will take your lecture in MBA second year and subject is International Business Management। जो आपका सब्जेक्ट है MBA सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपका है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर of this subject. So firstly we will discuss about what is international business management. What is international business management? अब जब हम नॉर्मली इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमने अब तक आपने पहले भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज बिजनेस या व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, किस तरीके से हम बिजनेस को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जो भी हमारा बिजनेस है हम उसे इंटरनेशनली किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं, या व्हाट आर द एक्टिविटीज इन मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। कि नॉर्मली हम क्या है कि भाई अपनी कंट्री में बिजनेस करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो वहां पर आपके चैलेंजेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनली मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बहुत सारी आपको डिफिकल्टीज आएंगी, जिन्हें आपको टाइम टू टाइम मैनेज करके वहां पर चलना होता है। अदरवाइज यदि आप उन चीजों को मैनेज नहीं करोगे तो आप इंटरनेशनली अपने जो भी आपका बिजनेस है उसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट is the management of business operations in an organization serving markets and operating in more than one country। इसमें जो आपका लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है वो आपका किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब उसका बिजनेस मोर देन वन कंट्री होता है और हम उस बिजनेस को मैनेज करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल बिजनेस। मोर देन वन, मे बी 2 कंट्रीज, मे बी 3 कंट्रीज, मे बी 4 कंट्रीज, मे बी 5 कंट्रीज। जब हम एक से ज्यादा किसी भी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करके चलते हैं, उसे मैनेज करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। सिंपली इसमें इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनली लेवल। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलना होता है। जब हम आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं या उसका एक्सपेंशन करते हैं, इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा जो हम मैनेज करके चीजों को चलते हैं वो वहां पर कुछ एक्टिविटीज वहां पर इंक्रीज हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि भाई अभी तक सपोज करो हम इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आउटसाइडर कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहां की आपको कल्चर चेंज मिलेगी, वहां की आपको पॉलिटिकल सिचुएशन आपको चेंज मिलेगी, वहां की आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको चेंज मिलेगी, वहां पर आपको फाइनेंशियल एनवायरनमेंट चेंज मिलेगा और वहां पर आपका जो कंपटीशन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, वहां पर आपका कीन कंपटीशन हो जाता है, या आपका जो कंपटीशन होता है वो हाई लेवल कंपटीशन वहां पर हो जाता है। इसके बाद आगे इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर and at a global or ट्रांजैक्शनल स्केल। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली रेफर्स क्या करता है कि इसके अंदर यदि हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सीधे जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी वहां पर स्टैब्लिश करें, वो डिफरेंट फॉर्म में आपका हो सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांजैक्शन स्केल।
इसके अंदर हम अपना इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कर सकते हैं, सर्विस बिजनेस भी अपना कर सकते हैं, अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी अदर कंट्री में अपनी कैपिटल वहां पर हम लगा सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंपनी के हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, पर्टिकुलर कंपनी की हम लाइसेंसिंग वहां पर ले सकते हैं। तो डिफरेंट मोड होता है कि जब आप इंटरनेशनली जाते हो किसी भी बिजनेस के लिए। आगे इसमें लिखा हुआ है आगे, इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसी में भी सिंपल वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब आप मोर देन वन कंट्री अपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड, तो वहां पर आपका क्या होता है, वो आपका इंटरनेशनली बिजनेस होता है। और जब आप उस इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करके चलते हो कि हाउ टू मैनेज दैट दिस इंटरनेशनल बिजनेस, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। जब आप इंटरनेशनली जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और आप उन्हें मैनेज करके चलते हो तो आप उन्हें क्या कहते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कि भाई व्हाट आर द नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कि जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी नेचर्स क्या क्या है। जैसे सबसे पहला क्या है इसमें पॉइंट, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि हम बेसिकली जब इंटरनेशनली अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस। सपोज करो हम इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है कि लिमिटेड एरिया में आपका लिमिटेड होना स्टार्ट हो गया और हमें नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे, या हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, या हम अपने बिजनेस की ग्रोथ सही से नहीं कर पा रहे, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, वो एक लार्ज स्केल पर जाए। लार्ज स्केल पर मींस एक वहां पर एक्सपेंशन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप बिजनेस लार्ज स्केल पर लेकर चलते हो तो लार्ज स्केल पॉसिबल तब है कि जब हम इंटरनेशनली जाएंगे। सपोज करो हमारी कंपनी आज इंडिया के अंदर है, हम उसे यूएसए लेकर चले जाते हैं, उसे यूके लेकर चले जाते हैं, उसे फ्रांस लेकर चले जाते हैं, जर्मनी लेकर चले जाते हैं, तो क्या होगा कि वहां पर हमारा लार्ज स्केल ऑपरेशंस होगा, लार्ज स्केल पर हमारा प्रोडक्शन होगा। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की एक नेचर क्या है कि भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज होती है। इससे इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज क्या होती है कि जब बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी अटैच हो जाती है विद ईच अदर, जब आपके कई डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है वो आपकी इंटीग्रेट हो जाती है विद ईच अदर, तो उस चीज को आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। इसका सिंपली मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या है, आपकी डिफरेंट कंपनीज है, इंडियन कंपनीज भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज से भी कंपनीज है। उसमें आपके चाहे चाइनीज कंपनी हो, यूएसए कंपनीज हो, फ्रांस की कंपनी हो या आपकी जर्मनी की कंपनीज हो, तो जब वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। कैसे होती है कि भाई कोई इंटरनेशनली हमारे कंट्री के अंदर आया, उसने यहाँ पर अपना सेटअप बिजनेस स्टार्ट किया, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, उन्हें क्या फायदा हो रहा है उस चीज का, उन्हें ये हो रहा है कि भाई यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कंपनी अपने कंट्री में उस प्रॉफिट को ले जा रही है। तो एक तरीके से हम इंटीग्रेट हो जाते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है आपका डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री एंड एमएनसी। यदि हम इंटरनेशनली बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज और या उनकी जो भी एमएनसीज होती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है, एडवांस हाई क्वालिटी उनके प्रोडक्ट रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जिस भी कंट्री के अंदर जाती है तो वो वहां का मार्केट कैप्चर कर लेती है। उससे क्या होता है, उन्हें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं बेनिफिट उन्हें भी होता है बट उस लेवल पर नहीं होता। अब देखो कैसे, यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं,
तो आप सबको नॉर्मली पता होगा यदि हम मार्केट शेयर की बात करें मोबाइल फोन्स की, तो सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो आपकी चाइनीज कंपनी का है, उसके बाद आपकी सैमसंग है, और जो आपकी इंडियन कंपनीज है उनका मार्केट के अंदर जो शेयर है वो बहुत कम है। तो इस तरह की जो मार्केट शेयर है वो आपकी जितनी भी एमएनसीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज की कंपनी होती है, वो मार्केट शेयर वहां पर कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया है। यदि मोबाइल फोन्स की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर जो है वो आपका चाइनीज कंपनी का है, उसके बाद आपका सैमसंग का है, और उसके बाद अदर कंपनीज, और उसके बाद इसका आता है जो आपकी इंडियन कंपनीज होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या उनकी एमएनसीज होती हैं उन्हें वहां पर ज्यादा बेनिफिट्स होता है। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है, बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इससे ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या कहा था कि भाई फायदा किसे होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, लेकिन हमने इससे नीचे पॉइंट में ये भी कहा कि भाई बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, उन्हें भी फायदा हो रहा है, लेकिन साथ के साथ जो है जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को भी उससे बेनिफिट होता है। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लेंगे। अब इंडिया को क्या बेनिफिट होता है कि यदि बाहर से कंपनीज इंडिया के अंदर आती हैं और वो अपना यहाँ पर बिजनेस ऑपरेट करती हैं, तो भारत को उससे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, बेनिफिट वहां पर। पहला बेनिफिट तो यही हो रहा है कि वो अपने यहाँ पर आकर अपने सेटअप करते हैं अपने बिजनेस को, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट से टैक्स मिलता है, और तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी पीपल्स है, उन्हें एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीन कंपटीशन। कीन कंपटीशन को हम नॉर्मली दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं एक हाई लेवल कंपटीशन। यदि आप डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बिजनेस करते हो और उसके बाद आप इंटरनेशनली अपने बिजनेस करते हो, तो वहां पर जो है दोनों के बीच में एक कंपटीशन लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनली जो बिजनेस होता है उसमें आपका जो कंपटीशन होता है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपको यदि आप इंटरनेशनली जाते हो तो और अदर कंट्रीज भी होती हैं की कंपनीज होती हैं जो वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करके चलती हैं, तो आपको उनके साथ भी कंपटीशन करना है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनीज के साथ भी कंपटीशन करना है, हाई क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की रखनी है, अदरवाइज आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कि आपका टीम कंपटीशन होता है, एक हाई लेवल कंपटीशन होता है। इसके बाद स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक क्या होता है कि एक मेन रीजन ये भी है कि जो आपकी कंपनी इंटरनेशनली जाती है, ठीक है, उसका एक मेन मोटिव ये भी होता है कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और टेक्नोलॉजी शेयर होती है। इसमें क्या होता है कि हो सकता है कहीं पर आपकी किसी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर दूसरी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करती है कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद क्या होगा कि वहां पर वो टेक्नोलॉजी को शेयर करके चलेगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस। यदि हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वो इतना सिंपल भी नहीं होता कि आप किसी भी कंट्री के अंदर गए और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वहां पर क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो वहां पर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस रखती हैं। कुछ क्या होती है कंट्रीज कि वो क्या करती है कि भाई हम इन पर्टिकुलर 5 जो कंट्रीज हैं इनकी कंपनीज को अपने कंट्री के अंदर एंट्री नहीं देंगे। कुछ कंट्रीज क्या करते हैं कि हम एंट्रीज दे रहे हैं, लेकिन वो उनके ऊपर जो है टैक्सेस इतने हाई कर देते हैं कि जिससे कि आपको अपना बिजनेस वहां पर इजीली सर्वाइव आप नहीं कर पाते। तो इसकी एक रीजन क्या है कि भाई आपको इंटरनेशनली भी रेस्ट्रिक्शन मिलते हैं जब आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेज करके चलते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपका सबसे पहला स्कोप क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड। यदि हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगी बिटवीन द टू कंट्रीज, वन योर डोमेस्टिक कंट्री, अदर योर इंटरनेशनल कंट्री या अदर कंट्री। तो इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उनका होता है कि वन कंट्री से यदि हम इंडियन कंट्री हैं, हम किसी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सपोर्ट। और यदि किसी दूसरे कंट्री से हम अपने कंट्री में कुछ भी गुड्स या सर्विसेज होती हैं उन्हें लाते हैं तो
वो आपका हो जाता है इंपोर्ट। थर्ड वन है इसमें आपका लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ये दोनों जो टर्म्स हैं वैसे तो लगभग सिमिलर है, लेकिन उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइसेंसिंग और आपके ये जो है फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का लाइसेंस लेकर अपना जो बिजनेस है वो किसी दूसरे कंट्री में स्टार्ट कर सकते हो। उसके अगेंस्ट आपको उन्हें एक फी पे करनी होगी, चाहे से रॉयल्टी फी कह दो या उनका जो भी चार्ज है। जैसे पेप्सी और कोको कोला होते हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। जो आपकी पेप्सी और कोको कोला कंपनी होती है, ठीक है, ये अपनी लाइसेंसिंग देती है हर कंट्रीज को कि आप वहां पर जाकर कि आप लाइसेंस लो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। उसके अगेंस्ट अपने जो भी चार्जेस हैं, फीस है, वो आपसे ले, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है आपकी फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के अंदर भी हमने ये लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट इट इज अ टर्म यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंचाइजिंग के अंदर कि यहाँ पर सर्विसेज जो होती है उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, जो कि आपकी इंटेंजिबल होती है सर्विसेज, तो वहां पर फोकस होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही होता है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में जाके उसका बिजनेस करते हो, तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएगा। जैसे आपका मैगडी होता है जो फास्ट फूड का, आप सब जानते हो, जहाँ पर आप पिज्जा या बर्गर जाके खाते हो, तो वो अपनी क्या करता है डिफरेंट कंट्रीज में अपनी फ्रेंचाइजी देता है और बिजनेस वहां पर स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका एक स्कोप ये भी है, वो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस क्या होता है कि आप जब दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो टू वे में होता है। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर, किसी भी इंटरनेशनली कंट्री के अंदर जाकर जो है वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर उनका प्लांट आप परचेज कर सकते हो प्लांट में। इसके अलावा वहां पर जो उनके गुड्स या सर्विसेज है उनकी आप मार्केटिंग कर सकते हो। किसी भी दूसरे कंट्रीज में जाकर वहां पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो, या किसी का कोई ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, आपने सीधा एफडीआई किया और उसे वहां पर परचेज कर लिया और आपने बिजनेस ऑपरेशन वहां पर स्टार्ट कर दिए। दूसरा इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम सीधा वहां पर जाकर डायरेक्टली बिजनेस नहीं करेंगे। हम वहां पर क्या करेंगे जाकर कि ये नहीं है कि जैसे इसमें तो हमने एफडीआई के अंदर क्या किया कि जो भी यूनिट्स थी उसमें अपने शेयर ले लिए और हमने वहां पर पार्टिसिपेशन या फुल कंट्रोल में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी विद द व्यू ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि जो सपोज करो यूएसए में कोई कंपनी है और मैं जाकर किसी कंपनी में वहां के जो शेयर्स हैं उन्हें मैं डायरेक्टली परचेज करूंगा और जो भी प्रॉफिट या लॉस वहां पर होगा मैं उसके हिसाब से वहां पर मुझे अर्निंग होगी, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो वहां पर हम डायरेक्टली जो कंपनी की आपकी एक्टिविटीज है या फंक्शन है उन्हें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। एफडीआई के अंदर आप क्या करोगे कि आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रहे हो, ठीक है, और उसके बाद अपनी वहां पर एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हो। सिंपल है। एफडीआई मींस क्या है कि जब आप किसी दूसरे कंट्रीज में जाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर एफडीआई। जैसे अब इंडिया में क्या है कि जो पहले एफडीआई के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो काफी रिजिड थे, डिफिकल्ट थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उन्हें इजी किया जा रहा है कि जिससे कि कंट्री के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इसके अलावा ये मैंने जो भी आज आपका लेक्चर दिया है, ठीक है, इसके ये जो नोट्स हैं ये आपको जो ये YouTube वीडियो है उसके साथ आपको अटैच मिलेंगे, तो आप इन नोट्स को एक बार वहां पर जाकर देख सकते हो, रीड कर सकते हो। थैंक यू।